हेलो स्टूडेंट्स, आई एम निखिल, योर फिजिक्स मेंटर एट नीट काका जी। और आज की क्लास में जैसा कि आप देख रहे हो हम लोग प्रिज्म स्टार्ट करने वाले हैं। सो व्हाट इज अ प्रिज्म? अ प्रिज्म इज अ पर्टिकुलर मीडियम हैविंग सम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हिच इज बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेसेस व्हिच आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। अगर वो प्लेन सरफेसेस एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं तो फिर वो प्रिज्म नहीं होता है, फिर वो क्या होता है, फिर वो ग्लास स्लैब होता है। सो देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन अ ग्लास स्लैब एंड अ प्रिज्म. A prism is also a medium having some particular refractive index, but it is not bounded by two plane surfaces. Rather, it is bounded by two refracting surfaces which are not parallel to each other. ठीक है ना, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे ये हमारे पास प्रिज्म है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी अगर मैं प्रिज्म बनाता हूँ, ठीक है ना, सपोज मैं ऐसे एक जनरल प्रिज्म यहाँ पे मान लीजिए आपके पास, तो यहाँ पे जो अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी हर एक केस में वो म्यू है, बाहर की ओर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है ना, वो तो 1 है, लेकिन अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू है। एंड व्हाट इज अ प्रिज्म? अ प्रिज्म इज अ मीडियम हैविंग सम पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हिच इज बाउंडेड बाय टू प्लेन सर्फेसेस. These surfaces are obviously planar which are not parallel to each other. ठीक है ना, वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो मतलब इन दोनों के बीच में कुछ एंगल होता है, और दो रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है ना। तो पहले तो मैं प्रिज्म की डेफिनेशन लिख दूं यहां पे आप लोगों के सामने। व्हाट इज अ प्रिज्म? ओके, सो अ प्रिज्म इज a medium bounded by two plane surfaces which are not parallel to each other. ठीक है ना। So it is bounded by two plane surfaces which are not parallel to each other. Okay, now these two plane surfaces, this plane surface and this plane surface through which the light is refracting, once it is entering and at the next time it is leaving, तो वो दोनों जो plane surfaces जहां से light enter करती है और जहां से light leave करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? They are known as the refracting surfaces. ठीक है ना, उसको हम लोग refracting surfaces बोलते हैं। So the two plane surfaces are known as these two. Okay, so these two plane surfaces are known as refracting surfaces. इनको क्या बोलेंगे हम लोग? रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस बोलेंगे। तो ये जो तो प्लेन सर्फेसेस होती हैं हमारे पास, इनको क्या बोला जाता है? इसको रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस बोला जाता है। और रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस के बीच में जो एंगल होती है दैट इज नोन एज द एंगल ऑफ द prism. Okay, so the angle made by the two refracting surfaces with respect to each other is known as the angle of the prism. Okay, so the angle made by the two refracting surfaces, okay, so the angle made by the two refracting surfaces with respect to each other is known as, with respect to each other is known as the angle of the prism. Okay, so इसको हम क्या बोलते हैं? We tell this as angle of the prism. तो यहां पे ये जो हमारे पास दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच में जो एंगल होती है, ये वाली एंगल की मैं बात कर रहा हूं, तो ये जो एंगल है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? This is known as the angle of the prism. And based upon the angle of the prism can be right angled prism. Okay, a prism can be acute angle prism, obtuse angle prism and so on. ठीक है ना, जो मतलब जो भी उसकी a की वैल्यू होगी वो a की वैल्यू पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारे पास ये जो प्रिज्म है, दिस प्रिज्म इज अ राइट एंगल प्रिज्म, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारे पास दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस 1 हो जाएगा और ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस 2 हो जाएगा। सो दिस रिफ्रैक्टिंग सरफेस 1, दिस इज रिफ्रैक्टिंग सरफेस 2, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से लाइट एंट्री या यहाँ से लाइट एंट्री और यहाँ से लाइट लीव कर रही है, और इन दोनों के बीच का एंगल क्योंकि 90 डिग्रीज है, सो आई विल बी नेमिंग दिस प्रिज्म एज राइट एंगल्ड प्रिज्म. दिस प्रिज्म इज व्हाट? राइट एंगल्ड प्रिज्म. ठीक है ना. यहां पर ये जो राइट एंगल्ड प्रिज्म है, ठीक है ना, वो किसकी तरह काम कर रही है? पोरो प्रिज्म की तरह. पोरो प्रिज्म क्या होती है इसको भी ध्यान रखना.
तो पोरोप्रिज्म एक लाइट रे को 180 डिग्री घुमा देती है। एक पोरोप्रिज्म जो है रिफ्रैक्टिंग सरफेस 1 पे 90 डिग्री घुमाती है और रिफ्रैक्टिंग सरफेस 2 पे भी 90 डिग्री घुमाती है। पोरोप्रिज्म के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। व्हाट हैपेंस इन अ पोरोप्रिज्म? इन अ पोरोप्रिज्म टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे टेक्स प्लेस। मतलब कि लाइट रे जहां से एंटर होती है और यहां जब टकराती है तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं आप लोगों को, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, या आप रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हो इस पर्टिकुलर केस में। तो दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस आई विल बी ग्रेटर देन थीटा सी। ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगी, तो क्योंकि या यहाँ पे मैंने इंसिडेंस ले रखा, मैंने रे यूं शो कर रखा, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगी और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। तो दिस आई विल बी ग्रेटर देन थीटा सी। तो ये आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन थीटा सी हो जाएगी। तो ये हम लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो एक ऐसी राइट एंगल प्रिज्म जिसमें कि लाइट रे एंट्री लेती है और एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन थीटा सी हो जाता है, तो उस केस में ये राइट एंगल प्रिज्म क्या करती है? दोनों सरफेसेस पे रे को 90 डिग्रीज ईच घुमा देती है, और जब 90 डिग्रीज घुमा देती है दोनों सरफेसेस पे ही, तो उस केस में इसका जो टोटल रे का जो डेविएशन होता है इट इज ऑफ 180 डिग्रीज। तो व्हाट डज अ पोरोप्रिज्म डू? अ पोरोप्रिज्म इज अ राइट एंगल प्रिज्म इन विच at both the refracting surfaces total internal reflection of light, मतलब कि अंदर दोनों refracting surfaces पे, ठीक है ना, total internal reflection of light takes place। मतलब यहां से निकल नहीं रही है, ये दोनों हमारे refracting surfaces हैं, ये तो बेस से एंटर हो रही है, पर ये पहला है और ये हमारे पास दूसरा है। तो at these two surfaces total internal reflection of light takes place। रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस मतलब जहां से प्रिज्म आपकी दो बार रिफ्रैक्ट होती है, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि ये आपका रिफ्रैक्ट, वैसे तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिंग सरफेस वो होता है जहां से एंटर होती है और जहां पे क्या कर जाती है? लीव कर जाती है। बट ऐसे केस में बोल सकते हो ये वाली और ये वाली है, क्योंकि जहां से एंटर की है बिल्कुल वहां से 90 डिग्रीज पे एंटर, मतलब नॉर्मल के साथ तो 0 डिग्रीज पे और प्रिज्म के बेस के साथ 90 डिग्रीज पे एंटर कर गई है, तो हम बोलते हैं पहले यहाँ टकराएगी और यहाँ टकराएगी। तो अंदर जिन दोनों सर्फेसेस पे वो टकराएगी उन दोनों सर्फेसेस पे उसका जो डेविएशन होगा कितने का हो जाएगा? 90 डिग्रीज ईच का हो जाएगा, और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पोरोप्रिज्म। तो पोरोप्रिज्म का सिंपल डेफिनेशन ये बोलना है, अ पोरोप्रिज्म इज अ प्रिज्म व्हिच डेविएट्स द रेज बाय 180 डिग्रीज। 180 डिग्रीज वो रेज को क्या कर देती हैं? डेविएट कर देती हैं, ठीक है। तो ऐसा इमेज क्रिएट करने में काम आती है वो, ठीक है ना। ऐसे इमेज आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे कोई इंसान है, यहाँ से इसके पैर से रे गई और यहाँ आ गई, और इसके सिर से जो रे गई वो यहाँ आ गई, तो ये आपको ऐसे यू उल्टा दिखेगा, ठीक है ना। तो एक पोरोप्रिज्म है ना, पोरोप्रिज्म से आप इमेज किसी भी ऑब्जेक्ट की वहीं पे क्रिएट कर सकते हो, बट वो उल्टी इमेज आएगी। दो पोरोप्रिज्म यूज करके सीधी भी कर सकते हो उसको, ठीक है। अब यहाँ पे भी देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे फिर से हमारे पास एक प्रिज्म है और इन पॉइंट्स पे क्या चल रहा है? अब TIR इन पॉइंट्स पे चल रहा है। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट्स है हमारे पास यहाँ पर और यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चल रहा है, तो रे एंटर तो होती है यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे जो हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है ना, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, फिर यहाँ टकराती है। पर यहाँ पे जो एंगल है, दिस एंगल इज ग्रेटर देन थीटा सी, तो इसलिए बाहर नहीं आती है, बेंड हो जाती है, और यहाँ से फिर एंटर होती है, इट एंटर्स, ठीक है ना, एंड बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। फिर यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इट इज ग्रेटर देन थीटा सी, ठीक है ना, और फिर इधर बाहर निकल जाती है। तो होपफुली ये वाली चीज भी क्लियर है आप लोगों को, ठीक है ना। देखो प्रिज्म के अंदर बेसिकली ज्यादा यहाँ पे डेफिनेशन पे फोकस नहीं करना है। इनफैक्ट डेफिनेशन प्रिज्म का कहीं आएगा भी नहीं, बट अगर पूछ लेता व्हाट इज अ प्रिज्म? अ प्रिज्म इज अ मीडियम हैविंग सम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, मतलब ऑब्वियसली ये बोलोगे भी नहीं हैविंग सम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, तो अंडरस्टूड सी बात है। ऑब्वियसली एयर के मटेरियल से तो प्रिज्म बना नहीं होगा, किसी ग्लास से बना होगा या किसी और चीज से बना होगा। इनफैक्ट वाटर ड्रॉपलेट्स भी कभी कभार प्रिज्म की तरह काम करती है जब एयर में सस्पेंडेड होती है। So it is definitely having a refractive index which is greater from the refractive index of air, or which is different from the refractive index of air. So we can see that a prism is a medium having some refractive index mu bounded by two plane surfaces, and these two plane surfaces are at some angle theta with respect to each other, and theta is not 0 degrees or 180 degrees। मतलब ये दो प्लेन सर्फेसेस जो होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती हैं, ठीक है ना। दिस इज वन थिंग। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है कि वो जो एंगल होता है, ठीक है ना, जो दोनों प्लेन सर्फेसेस के बीच का एंगल होता है उसको रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ द प्रिज्म भी बोल सकते हो, या तो आप लोग उसको क्या बोल सकते हो? ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको, ठीक है ना। द रिफ्रैक्टिंग एंगल इज नोन एज द एंगल ऑफ द प्रिज्म और रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ द प्रिज्म, एंड इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय ए।
इसको ए से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो अब अगर मैं कोई प्रिज्म बनाता हूं आपके सामने, सपोज आई एम ड्रॉइंग अ प्रिज्म, तो यहां पे मैं कोई प्रिज्म बना रहा हूं आपके सामने, दिस इज अ प्रिज्म, ठीक है, और यहां से हमारी जो रेज है वो एंटर हो रही हैं, ठीक है ना। हमारे पास दो सरफेसेस है, यहां पे ये नॉर्मल मैं बना रहा हूं, ठीक है, तो रे हमारी यहां से यूं एंटर हुई, इट स्ट्राइक्स द नॉर्मल या इट स्ट्राइक्स द पॉइंट, ठीक है ना, एंड इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, ठीक है ना। और उसके बाद जब यहां से फिर से ये नॉर्मल है हमारे पास, और यहां से इट इज गोइंग टू बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट्स गोइंग टू बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं, सो आई एम नेमिंग दिस वन एज रिफ्रैक्टिंग सरफेस 1, इसको रिफ्रैक्टिंग सरफेस 1 बोल रहा हूं, एंड आई एम नेमिंग दिस वन एज रिफ्रैक्टिंग सरफेस 2, ठीक है ना। और दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच का जो एंगल होता है वो क्या कहलाता है, दिस इज नोन एज द एंगल ऑफ द प्रिज्म, इसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, सो दिस विल बी नोन एज द एंगल ऑफ द प्रिज्म, ठीक है। अब नेक्स्ट बात जो आप लोग को यहां पे ध्यान देनी है, से दैट मैं इसको बोल रहा हूं θ1 बेस एंगल 1 और इसको बोल रहा हूं बेस एंगल 2 θ2, हालांकि नहीं बोलूंगा तो काम चल जाएगा, बट दिस इज बेस एंगल 1 θ1 एंड दिस इज बेस एंगल 2 θ2, ठीक है। अब एक बात यहां से आपको दिख रहा है कि कोई भी रे जब प्रिज्म को एंटर करती है, ये बेस ऑफ द प्रिज्म है, अब प्रिज्म ऑलवेज बेंड्स द रे टुवर्ड्स इट्स बेस, ठीक है ना। प्रिज्म जो है हमेशा रे को किधर बेंड करती है, टुवर्ड्स इट्स बेस, हमेशा अपने बेस की तरफ मूव करती है, बेस की तरफ उसको बेंड करती है, ठीक है ना। तो ये और एक इंपॉर्टेंट चीज लिख लेना आप लोग प्रिज्म के बारे में, अ प्रिज्म ऑलवेज बेंड्स द रे टुवर्ड्स इट्स बेस, ओके। नेक्स्ट पॉइंट में लिख दे रहा हूं, ठीक है। अ प्रिज्म ऑलवेज bends the ray towards its base, तो जो प्रिज्म होती है हमेशा रे को किधर बेंड करती है, अपने बेस की तरफ बेंड करती है, ठीक है ना। तो ये हम लोग को यहां पे ध्यान देना है कि प्रिज्म इज ऑलवेज गोइंग टू बेंड द रे टुवर्ड्स इट्स बेस, ठीक है। अब अगर आपके पास ये वाला एंगल ए है और इसको मैंने ले रखा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना, मैं कोई कलर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट सरफेस 1 है, R1 बोल रहा हूँ, ठीक है ना, और ये हमारे पास एंगल ऑफ इमर्जेंस मान लो इसको मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है ना, इतने एंगल पे इमर्ज हो रही है, और सपोज इसको मैं R2 बोल रहा हूँ, ठीक है ना, इसको क्या बोल रहा हूँ, R2 बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप लोग यहां से देख सकते हो, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं थोड़ा सा इस साइड, आई एम एक्सटेंडेड दिस, ठीक है ना, तो इसको अगर मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया इसे, तो अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो आप देख सकते हो कि इस ट्रायंगल के लिए, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के लिए ये वाला जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, और ये किसके सम के बराबर होगा, तो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होगा। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, दिस इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ये किसके बराबर हो जाएगा, इट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ये फिर किसके बराबर हो जाएगा, 180 माइनस R1 प्लस R2 के बराबर हो जाएगा, ये वाला जो हमारा एंगल होगा, ये R1 है, ये R2 है, ये R1 प्लस R2 है, एंड दिस विल बी 180 माइनस R1 प्लस R2, ठीक है। यहां तक तो क्लियर है आप लोगों को। अब अगर हम यहां पे देखते हैं, ये I है, ये वाली I है, ये R1 है, तो ये जो बचा हुआ हमारा एंगल है यहाँ पे, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू व्हाट, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर लूं ऊपर, ठीक है ना, अगर मैं इस रे को यहां से ऊपर एक्सटेंड करूं यूं, और इसको अगर मैं पीछे की ओर एक्सटेंड कर लेता हूं, ठीक है ना, तो यहां पे आप देख सकते हो कि दिस इज I माइनस R1, क्योंकि टोटल वर्टिकली ऑपोजिट I होती, तो ये जो बची हुई एंगल है, दिस इज I माइनस R1, दिस एंगल, दिस इज I माइनस R1, और ये वाली जो एंगल है, दिस इज E माइनस R2, ये I माइनस R1 है, और ये किसके बराबर हो जाएगी, E माइनस R2 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब आपके पास ये जो टोटल एंगल है यहाँ पे, अब एक और बात यहाँ पे समझना आप लोग कि इस ट्रायंगल को अगर आप देखते हो, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल को, ठीक है ना, तो ये जो आपके पास आएगा, ये 90 क्योंकि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर आप देखते हो, ये 90 डिग्रीज है या नहीं, 90 डिग्रीज, ठीक है ना। तो क्योंकि ये 90 डिग्रीज है, चलिए उस पर अगर हम नहीं भी जाए, तो दिस इज I माइनस R1, दिस इज E माइनस R2, तो ये वाला जो आपके पास एंगल हो जाएगा, ये फिर से इन दोनों का वर्टिकली ऑपोजिट है वो,
तो इसको आप क्या लिख दोगे, तो इट इज आई प्लस ई माइनस R1 प्लस R2, ठीक है ना। ये वाला जो हमारा एंगल है I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2, ये तो आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये जो दोनों इंटीरियर एंगल्स है इनका सम हो जाएगा वो, ठीक है ना। अब अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो पर्टिकुलरली, अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देख रहे हो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है ना, तो इस अगर आप पूरे क्वाड्रिलैटरल को अब अगर आप ऑब्जर्व करो, इस पूरे क्वाड्रिलैटरल को, तो ये हमारे पास 90 डिग्रीज है और ये भी हमारे पास 90 डिग्रीज है, आप समझना, ये 90 है और ये भी 90 है, ठीक है ना। जब मैं अगर नाम दे रहा हूं तो दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, इस क्वाड्रिलैटरल का टोटल एंगल कितना होना चाहिए, 360 डिग्रीज होना चाहिए। मतलब 360 डिग्रीज किसको मिलकर के होना पड़ेगा, ये सब चीजें खुद से लिख लेना आप लोग अंग्रेजी में, मैं बस आपको समझा रहा हूं। तो यानी कि a प्लस फिर 90, फिर ये जो अंदर आपके पास लिखा हुआ है कितना है 180 माइनस R1 प्लस R2 एंड प्लस 90, और इसको मिलकर के किसके बराबर होना होगा, 360 डिग्रीज के बराबर होना होगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि a प्लस और उसके बाद यहाँ पे कितना हो गया 90 प्लस 90 दैट इज 180, 180 प्लस 180 तो ये हो गया 360। तो a प्लस 360 माइनस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 360। तो दोनों साइड से 360 और 360 कैंसल आउट हो गया, तो यानी कि हमारे पास यहां से एक बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है कि a माइनस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 0, और यहां से a सिंपली किसके बराबर हो जाएगा, R1 प्लस R2 के। तो यहां से आप देख सकते हो कि जो a है वो किसके बराबर है, a इज इक्वल टू R1 प्लस R2, और ये वाली जो एंगल आपको दिख रही है, दिस पर्टिकुलर एंगल, मैं थोड़ा और बड़ा कर लेता हूं इसको, तो ये वाली जो आपको एंगल दिख रही है दिस इज I प्लस ई माइनस ए, पर और ध्यान देने वाली बात है कि ये एंगल है क्या, सो दिस एंगल इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस। इस एंगल को दूसरा क्या नाम दिया जाता है, दिस एंगल इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस डेल्टा, इसको मैं डेल्टा से भी सिग्निफाई कर सकता हूं। सो दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंस डेल्टा। क्यों डेल्टा बोलूंगा इसको, देखो ये इनिशियल पाथ ऑफ द रे थी, ये इनिशियल पाथ ऑफ द रे है और ये फाइनल पाथ ऑफ द रे है, तो इनिशियल पाथ ऑफ द रे और फाइनल पाथ ऑफ द रे, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वही हमारी क्या होती है, डेल्टा। डेल्टा इज व्हाट, एंगल ऑफ डेविएशन, इट इज द एंगल इन बिटवीन द इनिशियल पाथ ऑफ द रे एंड द फाइनल पाथ ऑफ द रे। तो ये इनिशियल पाथ ऑफ द रे है, ये फाइनल पाथ ऑफ द रे है, और इन दोनों के बीच की जो एंगल है वही डेल्टा कहलाएगी। तो डेल्टा अभी हमने कैलकुलेट किया था, इट वॉज I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2, ये हमारा डेल्टा था, I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2, और R1 प्लस R2 किसके बराबर है, a के बराबर है। तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे पास एक फॉर्मूला आया है, द एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रिज्म, ठीक है ना, द एंगल ऑफ डेविएशन दैट इज डेल्टा, ओके, प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रिज्म इज क्या हो जाएगा बताओ, इज डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस ई माइनस ए, ठीक है ना। जो डेल्टा होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, I प्लस ई माइनस ए। क्यों I प्लस ई माइनस ए, क्योंकि डेल्टा आपको दिख रही है I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2, और अभी हमने प्रूव किया था कि R1 प्लस R2 किसके बराबर है, a के बराबर है, तो इसलिए डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस ई माइनस ए। होपफुली एक बार मैं हट जा रहा हूं बोर्ड के सामने से ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे, तो होपफुली दिख रहा है कि डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ठीक है ना, दिस कैन बी इजीली प्रूव। तो ये डेल्टा का जो फॉर्मूला है इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज जो हम लोग प्रूव करेंगे वो ये है कि व्हाट मस्ट बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, ठीक है ना, व्हाट मस्ट बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म सो दैट देयर इज नो इमर्जेंट रे इररेस्पेक्टिव ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब प्रिज्म से रे बाहर ही ना आए इररेस्पेक्टिव ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस। मैं क्वेश्चन लिख भी देता हूं। सो द क्वेश्चन इज what should be the minimum value, what should be the minimum value of the refractive index of a prism so that there is no emergent ray, irrespective of the angle of incidence,
तो इसका मतलब ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी हो, हमारे पास इमर्जेंट रे नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। whatever may be the angle of incidence there must be no emergent ray। तो इसके लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो देखो आप लोग, सबसे पहले हम लोग एक प्रिज्म बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, और इस प्रिज्म के अंदर हम लोग लाइट रे को एंटर करा रहे हैं, ठीक है ना। वी आर मेकिंग द लाइट रे एंटर दिस प्रिज्म, तो हम लोग किसी एंगल थीटा से एंटर करा रहे हैं। तो मान लो यहाँ पे ये हमारी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, एंड द रे देन बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि ये डेंसर मीडियम होगा ऑब्वियसली। मान लो ये हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म ए है, और इसके बाद फिर यहां से, ठीक है ना, यहां से इसको बाहर नहीं निकलना है, इसको सरफेस को स्वीप करके चला जाना है। देखो अंदर भी आ सकती है, लेकिन मिनिमम वैल्यू के लिए तो हम लोग क्या कराएंगे, स्वीप ही करा देंगे। दिस मोर देन इनफ, बाहर नहीं निकालना है, मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करा देंगे, स्वीप करा देंगे। उससे ज्यादा वैल्यू की तो अंदर भी आ सकती है, ठीक है ना। अब यानी कि हमारा जो एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा, जो एंगल ऑफ इमर्जेंस यहां पे है, द एंगल ऑफ इमर्जेंस, सो दिस एंगल ऑफ इमर्जेंस विल बी इक्वल टू, क्या बोलोगे आप लोग, 90 डिग्रीज। और ये एंगल ऑफ इमर्जेंस अगर 90 डिग्रीज है तो ये किसके बराबर रहा होगा, दिस वुड हैव बीन इक्वल टू थीटा सी, और ये थीटा सी के बराबर होगा। अब मान लो मैं इसको R1 बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो अभी पिछले वाले ही इसमें आपने पढ़ा था, पिछले वाला जो हमारा जो न्यूमेरिकल था, ये जो डेरिवेशन था, उसमें क्या पढ़ा था कि जो A होता है, दिस A इट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो यहां पर ये जो मैं A लिखूंगा, सो A इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ये पता आप लोगों को, A विल बी इक्वल टू R1 प्लस थीटा सी। सो A किसके बराबर हो जाएगी, R1 प्लस थीटा सी के बराबर हो जाएगी। तो देयरफॉर थीटा सी विल बी इक्वल टू, या R1 विल बी इक्वल टू A माइनस थीटा सी। जो R1 हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, A माइनस थीटा सी। अब एक और बात आप देखिएगा इसके अंदर, ठीक है ना, ध्यान देने वाली जो बात है यहाँ पे, कि हम लोग को म्यू को मिनिमम करना है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर स्नेल्स लॉ यूज कर लूं, यहाँ पे मान लो अगर मैं स्नेल्स लॉ यूज कर लेता हूं, तो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, और इसकी म्यू अगर मैं लिख रहा हूं, और इस पॉइंट को सपोज मैं कोई नाम दे देता हूं, पॉइंट P नाम दे देता हूं, तो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट P, व्हाट आई कैन राइट ओवर हियर, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट P। तो अगर मैं पॉइंट P पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करूं यहां पे, तो मैं क्या लिख सकता हूं, तो 1 sin I इज इक्वल टू म्यू साइन R1। आई कैन राइट 1 sin I इज इक्वल टू म्यू साइन R1, ठीक है ना। 1 sin I इज इक्वल टू म्यू साइन R1। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना कि आपको अगर R1 को मैक्सिमाइज करना है, अगर R1 को मैक्सिमाइज करना है तो I को भी मैक्सिमाइज करना होगा। फॉर R1 टू बी मैक्सिमम, फॉर R1 टू बी मैक्सिमम, I मस्ट बी मैक्सिमम। I को क्या होना होगा, मैक्सिमम होना होगा, ठीक है ना। देखो यहां पे एक और बात समझना कि म्यू को मिनिमम होने के लिए R1 को मैक्सिमम होना पड़ेगा। क्यों म्यू को मिनिमम होने के लिए R1 को मैक्सिमम होना पड़ेगा, क्योंकि म्यू अब जब लिखोगे आप, तो इट इज साइन I बाई साइन R1। म्यू किसके बराबर हो जाएगी, साइन I बाई साइन R1। यहां से आप देख सकते हो, मैं इस स्टेटमेंट को मैं फिर से लिख देता हूं, ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है, ठीक है ना। म्यू की जो वैल्यू है, म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, साइन I डिवाइडेड बाई साइन R1। तो इट इज साइन I डिवाइडेड बाई साइन R1। तो ये तो हमारे पास म्यू है, ठीक है ना। तो म्यू इज साइन I बाई साइन R1। अब डिनोमिनेटर अगर बड़ा होगा तो म्यू मिनिमम होगी, ठीक है ना। तो फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू, मैं यहां से लिख रहा हूं, ठीक है ना, फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू, फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू क्या बड़ा होना चाहिए, साइन R1 मस्ट बी मैक्सिमम, ठीक है ना। साइन R1 को मैक्सिमम होना पड़ेगा, देयरफॉर R1 मस्ट बी मैक्सिमम, क्योंकि साइन तो इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, साइन इंक्रीज करेगी भैया। ये R1 और नॉर्मल के बीच का एंगल कभी भी 90 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता है, और 0 से 90 डिग्री तक जब R1 बढ़ेगा तो साइन R1 बढ़ेगी। तो इसलिए फॉर साइन R1 टू बी मैक्सिमम, ठीक है ना, R1 को क्या होना पड़ेगा, R1 मस्ट बी मैक्सिमम, ठीक है ना। अब R1 को मैक्सिमम करने के लिए I को मैक्सिमम करना पड़ेगा। R1 को मैक्सिमम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को I को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फॉर R1 टू बी मैक्सिमम, I मस्ट बी मैक्सिमम। ये नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नाउ
फॉर R1 टू बी मैक्सिमम, फॉर R1 टू बी मैक्सिमम I मस्ट बी मैक्सिमम, I को क्या होना होगा, मैक्सिमम होना होगा। तो अगर R1 को मैक्सिमम होना है तो I को मैक्सिमम होना होगा। ये क्लियर है आप लोगों को? और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ I क्या हो जाएगी, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ I? सो 90 डिग्रीज, दैट इज I मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्रीज। I की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, 90 डिग्रीज होनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो होपफुली यहां तक आप लोग क्लियर है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ I क्या हो सकती है, 90 डिग्रीज ही तो हो सकती है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ I क्या हो सकती है, अब I को मतलब नॉर्मल के साथ जो मैक्सिमम एंगल I बना सकती है इट इज 90 डिग्रीज। भाई कोई भी रे नॉर्मल के साथ मैक्सिमम एंगल क्या बना सकती है, 90 डिग्रीज बना सकती है। तो दैट इज I मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्रीज। अब I की वैल्यू अगर 90 डिग्रीज होगी तो R1 कितनी हो जाएगी, थीटा सी हो जाएगी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से भी देख लो, इसका मतलब ये होता है कि अगर R1 थीटा सी होती तो I क्या हो जाती, 90 डिग्रीज हो जाती। तो व्हेन I इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, ठीक है ना, नाउ व्हेन I इज इक्वल टू, now when I is equal to 90 degrees, R1 must be equal to theta c। R1 किसके बराबर होना चाहिए, थीटा सी के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे दो कंडीशन थी, दो कंडीशंस जो हम लोगों ने यहाँ पे फुलफिल की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दो कंडीशंस हमने फुलफिल की है। पहली चीज कि रे को बाहर नहीं निकलने देना है। रे को बाहर अगर नहीं निकलने देना है तो रे को इस सरफेस को स्वीप करके जाना पड़ेगा, और अगर इस सरफेस को स्वीप करके जाएगी यानी एंगल ऑफ इमर्जेंस कितनी होनी चाहिए, 90 डिग्रीज होनी चाहिए। एंगल ऑफ इमर्जेंस को अगर 90 डिग्रीज होना है यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे जिसको मैंने पिछले डायग्राम में R2 बनाया था, तो ये R2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, दिस R2 मस्ट बी इक्वल टू थीटा सी। ये जो R2 यहाँ पे लिख रहा हूं इसको थीटा सी के बराबर होना पड़ेगा, तभी तो ये 90 होगी, ठीक है। तो ये तो हमारी पहली कंडीशन आ गई कि R2 थीटा सी होनी चाहिए। अब इस पॉइंट P पे अगर मैं स्नेल्स लॉ यूज करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं कि 1 sin I इज इक्वल टू म्यू साइन R1, ये लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं नहीं, 1 sin I इज इक्वल टू म्यू साइन R1, ये जो यहाँ पे मैंने लिखा है। तो यहाँ से म्यू की जो वैल्यू आएगी वो आएगी sin I बाई साइन R1। द वैल्यू ऑफ म्यू इज व्हाट, इट इज sin I डिवाइडेड बाई साइन R1। नाउ फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू, अगर म्यू को हमें मिनिमाइज करना है तो sin I बाई साइन R1 को मिनिमम होना होगा, यानी sin R1 को मैक्सिमम होना होगा। और क्योंकि 0 से 90 डिग्रीज तक हमारी साइन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब R1 बढ़ेगी तो sin R1 बढ़ेगी, तो यानी कि R1 को बढ़ना पड़ेगा। यानी कि म्यू को मिनिमम होने के लिए sin R1 को मैक्सिमम होना होगा, यानी R1 को मैक्सिमम होना होगा। और इस रिलेशन से आपको दिख रहा है कि अगर आप R1 को बढ़ाना चाहते हो तो I को बढ़ाना पड़ेगा। तो R1 को मैक्सिमम करने के लिए I को मैक्सिमम करना पड़ेगा, और I मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो 90 डिग्रीज। जो I मैक्सिमम होगी वो 90 डिग्रीज होगी, और जब I 90 डिग्रीज हो जाएगी उस वक्त R1 कितनी हो जाएगी, थीटा सी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से अगर R1 थीटा सी होती तो I कितनी हो जाती, 90 डिग्रीज हो जाती। तो यही ध्यान, यही सारी चीजें मैंने लिखा है कि नाउ व्हेन I इक्वल टू 90 डिग्रीज R1 इक्वल टू थीटा सी। अब यहां से हमें दो बातें पता चलेंगी। Now because A is equal to R1 plus R2, क्योंकि A किसके बराबर होता है, R1 plus R2 के बराबर होता है, तो therefore मैं A is equal to किसके बराबर लिखूंगा, R1 हमारा भी थीटा सी है और R2 भी थीटा सी है, तो A is equal to 2 थीटा सी हो जाएगा, या थीटा सी will be equal to A by 2। और थीटा सी होती क्या है, साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई म्यू मस्ट बी इक्वल टू A by 2। अगर मैं उसको उधर ले जाऊं तो 1 बाई म्यू इज इक्वल टू साइन A बाई 2 हो जाएगा, और अगर मैं उल्टा लिख दूं तो म्यू विल बी इक्वल टू कॉसेक A बाई 2। ये म्यू मिनिमम की बात कर रहे हैं, तो म्यू मिनिमम इज इक्वल टू कॉसेक A बाई 2, ठीक है ना। तो जो म्यू मिनिमम की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, इट इज कॉसेक A बाई 2। द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू इज कॉसेक A बाई 2, ठीक है ना। तो इस रिजल्ट को आपको ध्यान रखना है एज अ फॉर्मूला, ठीक है। What must be the minimum value of refractive index of a prism? एक प्रिज्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्या मिनिमम वैल्यू हो, ताकि चाहे कुछ भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, चाहे कुछ भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, हमारी जो रे है वो प्रिज्म से बाहर नहीं निकलेगी, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। What must be the minimum value of the refractive index of the prism
ये क्वेश्चन है, व्हाट मस्ट बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म सो दैट whatever may be the value of the angle of incidence the ray does not emerge out। कुछ भी एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू रे इमर्ज आउट नहीं होगी, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, दैट पर्टिकुलर मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू इज इक्वल टू cosec a by 2। ठीक है ना, होपफुली ये दिख रहा है आप लोगों को जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। ठीक है ना, एक बार इसको देखिए, कंसोलिडेट कर लीजिए आप लोग। ठीक है ना, और इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट जो हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है व्हाट इज द कंडीशन फॉर ग्रेजिंग इमर्जेंस। इसके अंदर आपसे म्यू की वैल्यू नहीं पूछेगा, जैसे इस बार तो म्यू की वैल्यू पूछा था, पर अब जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर आपसे म्यू की वैल्यू नहीं पूछेगा, वो आपसे कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमर्जेंस पूछेगा। कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमर्जेंस का मतलब क्या हो गया इस केस में, देखिए आपसे ये बोलेगा, चलिए पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं आप लोगों के सामने। फॉर अ प्रिज्म हैविंग, पहले से वो आपको म्यू बता देगा। ठीक है ना, फॉर अ प्रिज्म हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, for a prism having refractive index mu, what must be the angle of incidence I for the entering ray or for the ray entering the prism to emerge out grazingly। to emerge out या तो आप grazingly बोल सकते हो या तो to not emerge out भी बोल सकते हो। ठीक है ना, इसका मतलब आपसे ऐसे पूछ रहा है कि मान लो कि ये हमारे पास कोई प्रिज्म है। ठीक है ना, सपोज दैट यहां हमारे पास प्रिज्म है, वी आर हैविंग अ प्रिज्म लाइक दिस। ठीक है, और यहां पे होगा क्या, बेसिकली ये हमारे पास एंगल ऑफ, ये हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म है, यहां पे कोई लाइट रे एंटर हो रही है, लाइट रे इज एंटरिंग द प्रिज्म, यहां पे लाइट रे प्रिज्म को एंटर कर रही है। ठीक है ना, फिर ये जो लाइट रे है टुवर्ड्स, ये लाइट रे एक बार एंटर हो रही है। ठीक है ना, फिर ये जो लाइट रे है इट्स मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ मूव कर जाएगी और यहां मान लीजिए कहीं आकर के टकरा रही है। ठीक है ना, और उसके बाद कहीं यहां से यूं आ रही है। ठीक है ना, और उसके बाद यहां से ऐसे बाहर निकल जाएगी। पर ध्यान देना कि ऐसे नहीं निकलेगी बाहर, इसको बाहर कैसे निकलना है, इट हैज टू कम आउट ग्रेजिंगली, ऐसे ग्रेजिंगली इसको बाहर निकलना है। ठीक है ना, तो ग्रेजिंगली अगर इसको बाहर निकलना है यहां से, तो अब हमारे पास इसी के लिए कंडीशन पूछी जा रही है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्या हो। आपको प्रिज्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू गिवन है ताकि ये ग्रेजिंगली बाहर आ जाए, ग्रेजिंगली बाहर आ जाए यानी 90 डिग्रीज पे बाहर आ जाए। ठीक है ना, और ये हमारे पास एंगल R1 है और ये हमारे पास एंगल R2 है। ठीक है ना, तो आपको ध्यान देने वाली बात इसमें ये है कि जो A होगी, ठीक है ना, वो किसके बराबर होती है, R1 प्लस R2 के बराबर होती है। पहली चीज तो ये है। ठीक है ना, we know that A is equal to R1 plus R2। ठीक है ना, ये A की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, R1 plus R2 के बराबर हो जाएगी। ठीक है ना, देखो हम प्रिज्म में एंट्री ले चुके हैं आज के हमारे लेक्चर में। यहां तक ये जो बेसिक बातें थी प्रिज्म की वो मैं बता रहा हूं। कल मैं कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन, वो सारी चीजें पढ़ाऊंगा और फिर हम लोग प्रिज्म के न्यूमेरिकल्स में एंट्री ले लेंगे। सो प्रिज्म इज द सेकंड फेज ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला फेज ऑफ रिफ्रैक्शन जो हमारा ग्लास स्लैब्स वगैरह था, उसके लिए मैंने क्वेश्चंस दिए था आप लोगों को, होपफुली इस क्वेश्चन को आपने कंप्लीट किया होगा। अब जो आपके पास रेफरेंस बुक है, जो एनसीईआरटी है आपके पास, उसमें प्रिज्म तक के, मतलब प्रिज्म से पहले तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने हैं। ये ध्यान रखना, प्रिज्म से पहले तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों को एनसीईआरटी से सॉल्व करने हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, और वहां तक आपको रीड भी करना है और उसके बाद उसके साथ सिंक्रोनाइज करके जो आप लोग रेफरेंस बुक्स पढ़ते हो, जैसे फॉर एग्जांपल डीसी पांडे वगैरह, उससे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व भी करना है। ठीक है, तो यहां बोला जा रहा है कि फॉर अ प्रिज्म हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, व्हाट मस्ट बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द रे एंटरिंग द प्रिज्म टू इमर्ज आउट ग्रेजिंगली। सो वी ऑलरेडी नो दैट A इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, R1 प्लस R2 के बराबर होता है। ठीक है ना, और यहां पे क्योंकि एंगल ऑफ इमर्जेंस जो है वो कितनी है, एंगल ऑफ इमर्जेंस E इज इक्वल टू 90 डिग्रीज है, क्योंकि तो R2 को किसके बराबर होना होगा, थीटा C के बराबर होना होगा। ठीक है ना, तो हियर R2 इज इक्वल टू थीटा C
हियर R2 इज इक्वल टू थीटा सी, ठीक है ना, एज E इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, क्योंकि E की वैल्यू 90 डिग्रीज है तो R2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, थीटा सी के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब ध्यान देने वाली यहां पे बात है कि ऑल्सो A इज इक्वल टू किसके बराबर है, R1 प्लस R2 है, तो देयरफॉर A क्या हो जाएगा, देयरफॉर A इज इक्वल टू R1 प्लस थीटा सी, जो A होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, R1 प्लस थीटा सी के बराबर हो जाएगी, एंड देयरफॉर R1 जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, A माइनस थीटा सी के बराबर हो जाएगा। सो दिस R1 इज इक्वल टू A माइनस थीटा सी। अब अगर मैं यहां पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करूं पॉइंट P पे, से दैट दिस इज आवर पॉइंट P, तो व्हाट आई कैन राइट, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट P, इधर लिख देता हूं मैं, ठीक है ना। सो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट P, तो अगर मैं पॉइंट P पे स्नेल्स लॉ का अप्लाई करूं तो व्हाट आई कैन राइट ओवर हियर, दैट 1 sin I, इट इज 1 sin I, इट इज इक्वल टू म्यू साइन R1। म्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये ध्यान रखना आप लोग, म्यू इज गिवन, ओके। सो 1 sin I इक्वल टू म्यू साइन R1, और ये जो साइन R1 है इसकी जगह पे आप लोग क्या लिख सकते हो, A माइनस थीटा सी, सो इट इज साइन I इज इक्वल टू म्यू साइन A माइनस थीटा सी, ठीक है ना। तो अब यहां से हमारा क्वेश्चन जो है ये स्टार्ट हो गया। इतनी कंडीशंस के बाद अब हम क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर इज दैट साइन आई इज नाउ इक्वल टू व्हाट, ये साइन आई किसके बराबर हो जाएगी, तो इट इज म्यू, उसके बाद फिर क्या लिखोगे, साइन ए माइनस बी क्या होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो म्यू इंटू क्या लिखोगे अंदर, साइन ए कॉस थीटा सी माइनस कॉस ए साइन थीटा सी, ये चीज लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो देयरफॉर साइन आई किसके बराबर हो जाएगा, म्यू इंटू साइन ए, और कॉस थीटा सी की जगह पे लिखोगे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी, ये चीज लिखोगे आप लोग, ठीक है ना, एंड माइनस कॉस ए साइन थीटा सी किसके बराबर हो जाएगा, 1 बाई म्यू के बराबर हो जाएगा। इस स्टेप पे तो साइन थीटा सी ही छोड़ दो आप लोग, तो दिस साइन थीटा सी। अब यहां से एक और बात आप लोग को पता है, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, एक बात आप लोग को जो पता है यहां पे, ठीक है ना, कि वी नो दैट साइन थीटा सी की जो वैल्यू होती है, साइन थीटा सी ये खुद किसके बराबर होती है, 1 बाई म्यू के बराबर होती है, तो साइन थीटा सी इज 1 बाई म्यू। अब मैं यहां से फर्दर सॉल्व कर रहा हूं इसको, ठीक है। सो हैविंग नोन दैट साइन थीटा सी इज 1 बाई म्यू, और साइन आई जो थी यहां पे अगर हमने स्नेल्स लॉ यूज किया तो साइन आई वाज म्यू साइन ए माइनस थीटा सी। अब साइन ए माइनस बी किसके बराबर होती है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये चीज लिखी हुई है। और कॉस थीटा सी को क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी, और माइनस कॉस ए इंटू साइन थीटा सी तो लिखा ही हुआ है। और एक बात और आपको पता है कि साइन थीटा सी किसके बराबर होती है, 1 बाई म्यू के बराबर होती है। तो इन सारी वैल्यूज को अब हम यहाँ पे अगर फीड करते हैं, सो व्हाट आई कैन राइट ओवर हियर इज दैट साइन आई इज इक्वल टू, अब आप क्या लिखोगे यहाँ पे, म्यू इंटू साइन ए, ठीक है ना, और अंडर रूट में क्या लिखोगे, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 बाई म्यू स्क्वायर, ये लिखोगे आप लोग, ठीक है ना, 1 माइनस, और साइन स्क्वायर थीटा सी को क्या लिखोगे, 1 बाई म्यू स्क्वायर माइनस, फिर से क्या लिखोगे, कॉस ए, और साइन थीटा सी जो लिखी हुई है इसकी जगह पे क्या लिखोगे आप लोग, 1 बाई म्यू लिखोगे, साइन थीटा सी की जगह पे क्या लिखोगे, 1 बाई म्यू। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जा रहा है आपके पास, थोड़ा और इसको शिफ्ट कर लेता हूं मैं, ठीक है। तो यानी कि देयरफॉर आप लोग क्या लिख सकते हो, साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू, और फिर क्या लिखोगे, साइन ए, ठीक है ना, और अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1, और बाई नीचे हमारे पास क्या रहेगा, म्यू रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि म्यू स्क्वायर यहाँ पे एलसीएम लिया है, वो नीचे म्यू है हमारे पास, माइनस कॉस ए बाई म्यू है, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो दोनों म्यू है इन दोनों को कॉमन लेकर के और यहाँ से काट सकता हूँ। तो देयरफॉर साइन आई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास अंदर ब्रैकेट के, तो ब्रैकेट के अंदर आपके पास लिखा हुआ है कि साइन ए इंटू अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉस ए, ये वाली चीज हमारे पास लिखी हुई है। तो देयरफॉर हमारा जो आंसर हो जाएगा आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू म्यू स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट माइनस कॉस ए, ठीक है ना। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ, और सॉरी दिस इज द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके,
फॉर अ प्रिज्म हैविंग अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना, एंड उसकी ये भी मेंशन होगी एंड मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म ए, ये क्वेश्चन में ये भी चीज मेंशन होगा, फॉर अ प्रिज्म हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड इमर्जेंट एंगल ए, ठीक है ना, क्या लिखोगे आप लोग, एंड इमर्जेंट या इमर्जेंट एंगल सॉरी, एंड एंगल ऑफ प्रिज्म ए, एंगल ऑफ प्रिज्म ए, ठीक है ना। सो क्वेश्चन है हमारा फॉर अ प्रिज्म हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ठीक है ना, जो हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, फॉर प्रिज्म हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड एंगल ऑफ प्रिज्म ए, व्हाट मस्ट बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई फॉर द रे एंटरिंग द प्रिज्म टू इमर्ज आउट ग्रेजिंगली। तो ये हमारी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होती है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन ए इंटू म्यू स्क्वायर -1 का अंडर रूट माइनस कॉस ए, ठीक है ना। तो आज जो हम लोगों ने चीजें पढ़ी हैं प्रिज्म के बारे में, दीज आर एलिमेंट्री थिंग्स। कल के लेक्चर में और कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन वगैरह पढ़ने के बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे प्रिज्म के न्यूमेरिकल्स में। तो यहां तक की चीजें बहुत अच्छे से पढ़ के रखना आप लोग, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।